Hello and a very warm welcome to all of you in this special series of lectures, or we can say the teleclasses. I am Masood Ali Mir, Senior Lecturer Political Science, posted at Government Higher Secondary School, Kolar, Pahalga. Today we are going to start the lectures on our subject, that is political science. The syllabus which we do have for class 12 has 12 units in total, and in these 12 units the first nine units, they deal with the international politics and are headed in our syllabus as contemporary international politics. The last 9 units are there to deal with the Indian politics and are there written as Indian politics since independence. Today we are going to talk about the first unit, that is Cold War. And in Cold War, in this lecture we are going to talk about the meaning of Cold War, the origin of Cold War, the causes of Cold War, and the arenas of Cold War. Besides these topics, we will also inshallah talk about the other related topics which are there in this first unit. So let us start the topic, that is Cold War. कोल्ड वार, जिसे हम सरद जंग कहते हैं, अगर हम देखेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कोल्ड वार बहुत हद तक ऐसा एक टॉपिक रहा है जिसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बहुत हद तक मुतासिर किया है. It has dominated the international politics for a pretty long time. Actually, what the Cold War is and how it got started. The peace restored after the World War II was shaky, risky, and tense peace, because it was accompanied by the tensions and strained relations which developed between the two superpowers, the capitalist USA, West, and we can say the communist USSR. The tensions and relations which developed between the two superpowers after the World War II came to be collectively characterized as the Cold War. बेटा, आप लोगों को पता होगा कि दुनिया ने जो दूसरी जंग अजीम देखी है, वो जंग अजीम दुनिया ने देखी है फ्रॉम 1939 to 1945. World War II. इस वर्ल्ड वॉर सेकंड की वजह से जो वो एक इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर था बिफोर वर्ल्ड वॉर सेकंड, जो इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर था, इंटरनेशनल power structure, international power structure, or we can say प्री वर्ल्ड वॉर सेकंड इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर, जो ये पावर स्ट्रक्चर था,
It was a multipolar power structure. It was a multipolar power structure. बहुत सारे सुपर पावर्स इसमें मौजूद थे. अगर हम बात करेंगे ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, जापान, जर्मनी, इटली, ये उस जमाने के सुपर पावर्स थे. सुपर पावर्स हम किनको कहते हैं? द पावर्स, द कंट्रीज विच डू हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. वो मुल्क जिनके पास बहुत सारा ताकत रहता है और जिनमें यह क्षमता होती है, जिनमें यह ताकत होती है कि वो बैनुल अक़वामी निजाम पर अपनी छाप छोड़े, अपना असर छोड़े. ये जो प्री वर्ल्ड वार सेकंड, जिसको हम कहते हैं प्री वर्ल्ड वार सेकंड इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको कहा, इट वाज ए मल्टीपोलर इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर. मल्टीपोलर इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर यानी मल्टीपोलर हम कहते हैं जब हमें दो से ज्यादा सुपर पावर्स रहेंगे. दो से ज्यादा जब हमारे पास सुपर पावर्स रहेंगे, तो हमारे पास उस वक्त की दुनिया में दो से ज्यादा सुपर पावर्स थे. क्यों? मैंने इसलिए उनका नाम लिखा. इट वाज ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, जापान, जर्मनी, इटली, बेल्जियम और भी कुछ पावर्स थे. लेकिन जो ये वर्ल्ड वार सेकंड, जो दूसरी जंग अजीम हमने देखी, जो दूसरी जंग अजीम, जैसे मैंने उसको यहां पर लिखा कि जंग इज फ्रॉम 1939 टू 1945. जो दूसरी जंग अजीम हमने देखी, ये सुपर पावर सारे के सारे बिखर गए. सारे के सारे सुपर पावर्स बिखर गए. जो उस जमाने के सुपर पावर्स थे, सारे के सारे बिखर गए और ये कमजोर पड़ गए. जंग ने इनको इतना तबाह करके रखा है. हालांकि इसमें जो एक ग्रुप था जिसको हम अलाइड पावर्स कहते थे, उन्होंने जंग जीती. दे इमर्जड एज द विक्टोरियस. और जो एक्सिस पावर्स थे, उन्होंने जंग हारी. दे वर डिफीटेड. लेकिन इसके बावजूद कि इन मुल्कों ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, स्पेन ने, पुर्तगाल ने, इन्होंने जीता, लेकिन इन्होंने हारा. किसने? जापान ने, इटली ने, जर्मनी ने. लेकिन फिर भी ये जो सुपर पावर्स थे, ये बहुत कमजोर पड़ गए. और ये जो जंग अजीम दूसरी थी, जब ये खत्म हुई तो हमें दुनिया में एक नया पावर स्ट्रक्चर देखने को मिला. एक नया पावर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला, जिसको हम कहते हैं पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर. पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर यह हमें मिला है जब दूसरी जंग अजीम खत्म हुई है. तो उसके बाद जो दुनिया हमें देखने को मिली है, वो दुनिया कैसी थी? क्योंकि मैंने आपको कहा कि दूसरी जंग अजीम ने सारे बड़े पावर्स को खराब करके रखा है, कमजोर करके रखा है, तबाह करके रखा है. और एक नया दुनिया वजूद में आया है जिसमें दो अलग सुपर पावर्स इमर्ज हुए. दो अलग सुपर पावर्स इमर्ज हुए. एक जो सबसे बड़ा सुपर पावर इमर्ज हुआ आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड, द मोस्ट पावरफुल कंट्री विच इमर्जेड,
in the post World War II इंटरनेशनल पावर एरिना, जो सबसे बड़ा सुपर पावर इमर्ज हुआ है, इट वॉज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क, जिसके पास वो सब कुछ था जो एक सुपर पावर के पास होना चाहिए था। और इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा सुपर पावर इमर्ज हुआ, यह हुआ यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ये दो बड़े सुपर पावर्स इमर्ज हुए, ये दो बड़े सुपर पावर्स इमर्ज हुए हैं, एक यूएसए और एक यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ये जो दो बड़े सुपर पावर्स इमर्ज हुए, अब ये जो दुनिया है जिसमें खाली दो सुपर पावर्स, इससे पहले की जो दुनिया थी उसमें मैंने कहा दो से ज्यादा सुपर पावर्स थे, उसको हम मल्टीपोलर वर्ल्ड कहते थे। और ये जो दुनिया अब वजूद में आई है दूसरी जंग अजीम के बाद, जो दुनिया वजूद में आई है उसमें खाली दो सुपर पावर थे, इसको हम बाइपोलर वर्ल्ड कहते हैं। बाइपोलर वर्ल्ड, बाइपोलर वर्ल्ड, बाई मीन्स टू, पोल हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कहते हैं सेंटर ऑफ पावर। खाली दो सुपर पावर्स इमर्ज हुई है जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड, जो पॉलिटिकल इंटरनेशनल पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर इमर्ज हुआ, उसमें दो सुपर पावर्स इमर्ज हुई। हालांकि यह उम्मीद की जा रही थी जब दूसरी जंग अजीम जारी थी, जब दूसरी जंग अजीम को लड़ा गया, ये दोनों सुपर पावर्स एक ही ग्रुप में थे जिसको हम अलाइड पावर्स कहते थे। अलाइड पावर्स, अलाइड पावर, ये उसी ग्रुप में दोनों थे, अलाइड पावर्स। और दूसरे पर जो एक्सिस पावर्स है, एक्सिस पर ये इनके खिलाफ थे। ये जो अलाइड पावर्स, ये भी, ये यूएसए भी और यूएसएसआर भी दोनों इसी ग्रुप में थे। और यह उम्मीद की जा रही थी कि जब दूसरा जंग अजीम खत्म हुआ, सारे लोग इस सोच में थे या इस ख्याल में थे कि अब दुनिया में अमन कायम होगा, क्योंकि जो बड़े दो सुपर पावर्स इमर्ज हुए हैं वो एक ही ग्रुप में थे, अलाइड पावर्स में, वो दुनिया में अमन चाहते थे, उन्होंने अमन के लिए दूसरी जंग अजीम लड़ी। तो ये जो पावर्स थे, तभी मैंने आपको कहा द पीस विच वाज रेस्टोर्ड, वो अमन जो कायम किया गया है दूसरी जंग अजीम के बाद, वो जो अमन कायम किया गया, वो जो अमन कायम हुआ दूसरी जंग अजीम के बाद, इट वाज actually the peace restored after the World War II. It was a shaky peace, it was a risky peace, and it was a tense peace. ये लरजता हुआ, ये जो है ये पुरखतर अमन था। क्यों? क्योंकि जो ये दो सुपर पावर्स इमर्ज हुए, ये जो दो सुपर पावर्स, इनके दरमियान जो रिलेशन कायम हुई, इनके दरमियान, इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड एरा, दूसरी जंग अजीम के बाद जो इन दो मुल्कों के दरमियान रिलेशन डेवलप हुई, लोगों की सोच थी, लोग सोचते थे, लोग इस ख्याल में थे कि शायद ये जो इनमें अमन कायम होगा, इनमें हमेशा से ये एक ही ग्रुप में थे, शायद इनमें दोस्ती कायम होगी और अमन कायम होगा दुनिया में। लेकिन द रिलेशन विच गॉट डेवलप्ड बिटवीन दीज टू सुपर पावर्स, इट वाज अ नेगेटिव रिलेशन, इट गॉट डेवलप्ड, द नेगेटिव रिलेशन गॉट डेवलप्ड बिटवीन दीज टू सुपर पावर्स। इनके दरमियान जो ताल्लुकात डेवलप हुए, पैदा हुए या उन्होंने कायम किए, वो अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं हुए। द रिलेशन विच डेवलप्ड इन द पोस्ट सेकंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा between two superpowers, it was actually the relation of hate, the relation of mistrust, the relation of suspicion, the relation of antagonism.
ये जो रिलेशन इनके दरमियान कायम हुई, ये एक अच्छी रिलेशन कायम नहीं हुई है, बल्कि ये एक वो रिलेशन कायम हुई है जो एक दूसरे पर, ये इन्होंने एक दूसरे पर शक कायम करना स्टार्ट किया, ये एक दूसरे के खिलाफ काम करने लगे, ये एक दूसरे को अपना दुश्मन समझ बैठे। तो ये जो रिलेशन इनके दरमियान कायम हुई, इसी को हम कहते हैं कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर। नाउ व्हाट इज कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर, हाँ, द कोल्ड वॉर एक्चुअली इन इंटरनेशनल रिलेशंस, कोल्ड वॉर indicates a state of constant. Cold War indicates a state of constant conflict and strife, suspicion and mistrust, antagonism and hostility, which was maintained and perpetuated by two superpowers. वो रिलेशन जो इनके दरमियान कायम हुई, और ये रिलेशन क्या थी? ये इट वॉज द स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस। वो रिलेशन जो झगड़ों की रिलेशन थी, जो तसादुम की रिलेशन थी, हां, जो बदगुमानी की रिलेशन थी, जो बेभरोसी की रिलेशन थी, जो यहां पर मुखालफत की रिलेशन थी, जो दुश्मनी की रिलेशन थी, ये जो इनके दरमियान रिलेशन डेवलप हुई है, हम क्या कहेंगे? हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि व्हाट वाज कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या है? अगर हम कहेंगे ए स्टेट ऑफ constant conflict and strife, constant conflict and strife, suspicion and mistrust, suspicion and mistrust, antagonism and hostility, which was maintained and perpetuated by two superpowers, in the post World War II era or post World War II politics, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो हम कहते हैं यहां पर कोल्ड वॉर क्या है? कोल्ड वॉर, सरद जंग क्या है? हम सरद जंग कहते हैं। सरद, हम जंग कहते हैं और इसे सरद भी कहते हैं। जंग हमेशा, अगर हम कहेंगे हॉट इज, वार इज ऑलवेज हॉट, लेकिन हम जंग भी कहते हैं और सरद भी कहते हैं। सरद जंग क्या है? हम सरद जंग इसे इसलिए कहते हैं, हां, दो जो सुपर पावर्स थे, यस, वी वर हैविंग टू सुपर पावर्स, द टू सुपर पावर्स वर हैविंग negative relation, the ill relation, the relation of mistrust and suspicion with each other. But most important thing जो सरद जंग की है वो ये है, ये जो दो सुपर पावर्स है, हालांकि इनके दरमियान रिलेशन अच्छी नहीं थी, ये एक दूसरे को कमजोर करना चाहते थे, ये एक दूसरे को कमजोर कर रहे थे अपने पॉलिसी से, ये अपने एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे थे। लेकिन सबसे अहम बात, हम इसे सरद जंग क्यों कहते हैं, हम इसे कोल्ड वॉर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस लड़ाई या जो ये रिलेशन, ये नेगेटिव रिलेशन, ये और ये कभी एक दूसरे के सामने नहीं आए। इन दोनों आपस में, ये जो दो सुपर पावर्स है, इन दो सुपर पावर्स ने आपस में कभी जंग नहीं की।
जो इनके अलायंस पार्टनर्स थे उन्होंने जंग की, जो इनके अलायंस पार्टनर्स थे, जो अलायंस पार्टनर्स इसके थे, जो अलायंस पार्टनर्स इसके थे, उन्होंने जंग की, उनमें जंग हुई, या उन्होंने एक दूसरे को वहां पर अपने, है ना, इन्होंने वहां अपने अलायंस पार्टनर्स को सपोर्ट भी किया है। लेकिन खास बात यह है, हम इसे सरद जंग क्यों कहते हैं? क्योंकि द टू सुपर पावर्स, although they were having the negative relation, the relation of hate, the relation of suspicion, the relation of antagonism, but the two superpowers, they never fought a direct war against each other. उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कभी भी जंग नहीं किया है। हम कहते हैं कोल्ड वॉर वॉज नॉट ए स्टेट ऑफ आर्मड स्ट्रगल। कोल्ड वॉर वॉज नॉट ए स्टेट ऑफ आर्मड स्ट्रगल। ये जो दो सुपर पावर्स है, इनके दरमियान कभी यहां इस सुपर पावर की मिलिट्री और इस सुपर पावर की मिलिट्री ने कभी यहां वो किसी मैदान में जंग नहीं की, या इसके फौजियों ने इनके फौजियों पर हमला नहीं किया, यहां के जहाज यहां पर बमबारी नहीं कर पाए, या यहां के मिसाइल कभी यहां पर नहीं दागे गए। लेकिन फिर भी इनके दरमियान जो वो नेगेटिव सोच थी, जो वो सोच थी, ये इट वॉज, वी कैन कॉल इट एन आइडियोलॉजिकल वार। ये जो है हम कहते हैं कोल्ड वॉर वॉज नॉट ए स्टेट ऑफ आर्मर्ड स्ट्रगल। ये कभी भी आर्मर्ड स्ट्रगल नहीं थी, जिसमें इसके और यहां के फौजी और यहां के फौजी ने, इन्होंने कभी भी एक दूसरे के साथ जंग नहीं की। ना मिसाइल चले, ना रॉकेट चले, नहीं हवाई बमबारी वो भी नहीं हुई, बल्कि क्या थे, ये वो पॉलिसीज निभाते थे, ये वो पॉलिसीज बनाते थे, ये वो आइडियोलॉजी प्रोपेगेट करते थे जो इनके खिलाफ थी। और इनकी आइडियोलॉजी, इनकी पॉलिसियां, इनकी जो बाकी जो पॉलिसीज हुआ करती थी, डिप्लोमेसी हुआ करती थी, वो इसके हित के खिलाफ जाया करती थी। तभी हम कहते हैं कोल्ड वॉर वॉज नॉट ए स्टेट ऑफ आर्मड स्ट्रगल, but such a state in which the rivals keeping their peacetime diplomatic relations intact continued their hostility. हां, ये आपस में बात भी किया करते थे, बातचीत भी हुआ करते थे, ये एक दूसरे के साथ मिला भी किया करते थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के हितों के खिलाफ पॉलिसियां बनाते थे और वहां ये उसी हिसाब से अपनी जो डिप्लोमेसी चलाते थे। हम इसे कहते हैं इट वॉज नॉट एन आर्मड वॉर बट ए डिप्लोमैटिक एंड आइडियोलॉजिकल वॉर। इट वॉज अ डिप्लोमैटिक वॉर, इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल वॉर, इट वॉज फॉट बाय मीन्स ऑफ पॉलिटिकल प्रोपागेंडा, इट वॉज फॉट बाय पॉलिटिकल मीन्स, not by military means. It was fought through ideological means. It was fought through soft means. यहां मिलिट्री को इस्तेमाल में नहीं लाया गया। यहां वहां जो अहम, जो जंग में जब हम बात करते हैं, जब हम जंग की बात करते हैं, वार की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे जहन में आता है वो जो मिलिट्री जो वेपन्स, वो उनकी जो वो उस इस्तेमाल में लाते अपने वेपन्स को, तो कैसे तबाही मचा देते। लेकिन कोल्ड वॉर भी वो एक जंग थी जिसने दुनिया को तबाह करके रखा है। लेकिन अहम बात यह है कि यहां पर कभी मिलिट्री मीन्स अप्लाई नहीं हुई। It was fought through diplomatic means. It was fought through ideological means. It was fought through by means of, or we can say by means of political propaganda, and sometimes we call it the propaganda war. Kegley and Witkoff, they have described Cold War as the East and West conflict was essentially a struggle among those who were at the top of international hierarchy, power hierarchy, for preeminent status. जो कैगली है और विटकॉफ, इंटरनेशनल जो स्कॉलर्स है, उन्होंने कोल्ड वॉर को कहा कि इट वाज essentially
essentially a conflict, or we can say a struggle among those who were at the top of international power hierarchy. इंटरनेशनल पावर हियरार्की, जो इंटरनेशनल पावर हियरार्की में जो वहां पर थे, उनके दरमियान जो मैंने आपको कहा कि दुनिया में सबसे बड़े जो सुपर पावर्स है, जो सबसे बड़े सुपर पावर्स वो थे यूएसए एंड यूएसएसआर, इनके दरमियान। क्यों? क्योंकि ये दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था और ये भी दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था। इसलिए हम कहते हैं कि कोल्ड वॉर वाज एक्चुअली ए स्ट्रगल among those who were there at the top of the international power hierarchy. KPS Menon says Cold War as the world witnessed. KPS Menon कहता है, एक इंडियन स्कॉलर है, वो कहता है कि जो दुनिया ने जंग देखी है कोल्ड वॉर की, फ्रॉम 1945 टू 1990, या फाइनली ये 1991 में एंड हुआ फॉर्मली, लेकिन हाँ यहां पर हम कहेंगे कि इनकी इंटेंसिटी अगर देखा जाए तो यहां पर बहुत सारे जो रिपब्लिक्स वो आजाद हो चुके थे, तो फॉर्मल एंड हालांकि 1991 में हुआ है, हाँ तो वो इसके जब डिसइंटीग्रेट पूरी तरह से सोवियत यूनियन हुआ, तो ये कहते हैं कि कोल्ड वॉर एज द वर्ल्ड विटनेस, जो दुनिया ने 1945 से लेकर 1990 तक जो सरद जंग देखी है, जो जंग देखी, एक्चुअली इट वाज अ वॉर बिटवीन टू आइडियोलॉजीज। कोल्ड वॉर एज द वर्ल्ड विटनेस्ड। देखो हम यहां पर सारा इसमें जो केपीएस मेनन है वो इसमें हाईलाइट करता है कि असल में जो कोल्ड वॉर क्या था, जो दुनिया ने देखा, जो असल में ये क्या था। केपीएस मेनन Cold War as the world witnessed। इसमें केपीएस मेनन पहले टाइम फ्रेम देता है, हाँ वो कहता है कि यहां विटनेस, यहां पर लिख रहा है कि 1945 से लेकर 1990 तक। तो हम सबसे पहले कहेंगे कि कोल्ड वॉर का जो पीरियड था वो ये था, वाज अ वॉर बिटवीन टू आइडियोलॉजीज, was a war between two ideologies, was a war between two ideologies। ये टू आइडियोलॉजीज क्या थी? कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, capitalism and communism। Capitalism was the ideology of the United States of America and communism was the ideology of the Union of Soviet Socialist Republics। ये दो उन सुपर पावर्स की अलग अलग आइडियोलॉजीज थी, जो असल में सबसे बड़ा, जो जब हम काजिज पढ़ेंगे उसमें भी हम ये बताएंगे, जो सबसे बड़ी वजह थी कोल्ड वॉर की, असल में अगर देखेंगे कि ये दो अलग अलग किस्म की आइडियोलॉजीज थे और इनका जो बढ़ावा देना था दुनिया में, इनका जो दुनिया में कायम करना था इनको, इसी को हम कहते हैं, इसी वजह से दुनिया ने कोल्ड वॉर देखी। वाज अ वॉर बिटवीन टू आइडियोलॉजीज, टू सिस्टम्स, यहां पर हम लिखेंगे टू सिस्टम्स। KPS Menon says Cold War as the world witnessed was a war between two ideologies, that is capitalism and communism, two systems, that is bourgeois democracy and proletarian dictatorship। बोर्जुआज डेमोक्रेसी जो कैपिटलिज्म है, आमतौर पर देखा जाता है इसे कहते हैं सरमाएदाराना निजाम,
जहां पर जो प्राइवेट जो ओनरशिप हुआ करती है और हर किसी को मौका दिया जाता है आगे बढ़ने के, लेकिन जब हम इसको क्रिटिसिज्म में लेते हैं तो अमीर लोग ज्यादा से ज्यादा अमीर बन जाते हैं और गरीबों को उतना ज्यादा उनको मौका नहीं मिलता है आगे जाने का। इसको हम कहते हैं बोर्जुआज डेमोक्रेसी। बोर्जुआज ये अमीर लोगों को कहते हैं, बोर्जुआज हैवर्स रिच पीपल, उनकी डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी। और इसके अलावा प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप, प्रोलेटेरियन हम कहते हैं हैव नॉट्स, पार, उनकी ये जो टू सिस्टम्स थे, जो अमेरिका चाहता था डेमोक्रेसी, लेकिन उसको नाम दिया गया है, सोवियत यूनियन ने उसे बोर्जुआज डेमोक्रेसी कहा, और जो सोवियत यूनियन का सिस्टम था, जो कम्युनिज्म था, उसे नाम दिया गया है, वो उसके कहते थे प्रोलेटेरियन डिक्टेटर, आम लोगों की जो डिक्टेटरशिप है, लेकिन ये सब लोगों की होगी। इंशाल्लाह अगर कभी मौका मिला इस पर भी बात करेंगे कि व्हाट इज बोर्जुआज डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप। तो इसके अलावा इट वाज एक्चुअली द वॉर बिटवीन टू ब्लॉक्स। KPS Menon says Cold War, as the world witnessed, was a war between two ideologies, between two systems, between two blocks. Blocks कौन कौन था यहां पर? जैसे मैंने अब blocks, एक तरफ से नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड वार्सा पैक्ट। ये जो नाटो, जिसे हम नाटो कहते हैं, ये जो एक मिलिट्री अलायंस थी, इट वाज द मिलिट्री अलायंस ऑफ द वेस्ट, ऑफ जिसकी सरबराही अमेरिका कर रहा था। और जो वार्सा पैक्ट, ये इसी के काउंटर में बनाया गया है, और इट वाज द मिलिट्री अलायंस ऑफ द कम्युनिस्ट वर्ल्ड। और इसके अलावा जो KPS मेनन कहता है, एंड कोल्ड वॉर वाज द वॉर बिटवीन टू पर्सनैलिटीज, जिन्होंने सबसे ज्यादा इसमें रोल अदा किया है, जॉन फॉस्टर डलस एंड स्टैलिन। टू पर्सनैलिटीज मैंने आपको कहा, एंड यहां पर हम लिखेंगे टू पर्सनैलिटीज। अब हमने यहां पर क्या किया, कोल्ड वॉर, जो मैं आपको इसकी है ना, जो मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर हम पढ़ रहे हैं, कि मैंने आपको कहा कि KPS मेनन की जो डेफिनेशन है, इससे हमें अच्छी तरह से समझ आता है कि असल में जो ये कोल्ड वॉर था, ये क्या था, इसमें कौन सा मुल्क था, इसमें कौन सी आइडियोलॉजी थी, इसमें कौन सा सिस्टम था, इसमें कौन सा ब्लॉक था, और इसमें कौन से अहम लोग हुआ करते हैं। तभी मैंने ये डेफिनेशन यहां पर कोट की है। KPS मेनन सेज कोल्ड वॉर as the world witnessed, it was a war between two ideologies, between two systems, between two blocks and between two personalities. अब हम ऑरिजिन की बात करेंगे। ऑरिजिन जो कोल्ड वॉर का ऑरिजिन है, इसको असल में किसने सबसे पहले इस्तेमाल में लाया? वो कौन बंदा था जिसने सबसे पहले कोल्ड वॉर की टर्म को कॉइन किया है? आप लोगों ने अगर देखे होंगे 12th क्लास के पेपर्स या CBSE के पेपर्स आपने देखे होंगे, उसमें आमतौर पर यह पूछा जाता है कि ऑरिजिन के बारे में भी पूछा जाता है। इसलिए हमारे लिए यह अहम बन जाता है कि हम ऑरिजिन पर भी बात करेंगे। असल जब हम कहते हैं द टर्म कोल्ड वॉर was first coined by Bernard Bruch. Cold War, the term Cold War, was coined by an American statesman, Bernard Bruch. सबसे पहले जब हम कोल्ड वॉर की बात करते हैं, कि अगर हमें पता है कि कोल्ड वॉर टर्म लाई कहां से गई है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ लोग कहते हैं कि इसे इससे पहले भी इस्तेमाल में लाया गया, लेकिन इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड एरा, इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड इंटरनेशनल पावर सिस्टम, इंटरनेशनल रिलेशंस,
international power structure. Cold War was used, the term Cold War was used first of all by an American statesman Bernard Brecht. बर्नार्ड ब्रेट एक स्टेट्समैन, एक अहम है ना, एक वहां के स्टेट्समैन रहे, और इसे कहा गया है एक बार कि आप एक लेक्चर दीजिएगा जो इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर या जो बैनुल अक़वामी जो रिलेशंस कायम हुए, सियासत कायम हुई दूसरी जंग अज़ीम के बाद, बर्नार्ड ब्रेट को कहा गया है कि आप इस पर एक खिताब दीजिए। तो इसने, जो बर्नार्ड ब्रेट है, इन हिज एड्रेस इन कोलंबिया साउथ कैरोलिना, अमेरिका की एक स्टेट है जिसका नाम है साउथ कैरोलिना, वहां पर ऑन अप्रैल 16 1947, 16 अप्रैल 1947 को बर्नार्ड ब्रेट कहते हैं, लेट अस नॉट बी डिसीव्ड, let us not be deceived, we are in the midst of the cold war. जब इस पर बात की जाती थी उस जमाने में कि अब दूसरी जंग अजीम खत्म हुई है, अब शायद दुनिया में अमन कायम होगा, अब शायद दुनिया में का अमन कायम हुआ है। बर्नार्ड ब्रेट को इसी पर बात करनी थी कि जो दुनिया में, जो अब दूसरी जंग अजीम उस वक्त खत्म हो चुकी थी, दुनिया की सियासत पर उसे बात करनी थी। तो बर्नार्ड ब्रेट कहता है कि हमें धोखे में मत रखिएगा, लेट अस नॉट बी डिसीव्ड, हमें इस धोखे में मत रखो कि दुनिया में अमन कायम हुई है, जंग के बाद का अमन कायम हुआ है, यह धोखा है, सरासर धोखा है। वी आर इन द मिडेस्ट ऑफ कोल्ड वॉर, हम सर्द जंग के बीच में हैं। हां, दूसरी जंग अजीम खत्म हुई है, लेकिन जो है अब नई एक जंग स्टार्ट हुई है जिसको कोल्ड वॉर उसने नाम दिया है। और उसके बाद इट वाज प्रोफेसर वाल्टर लिपमैन who popularized the term in academic circles. हां, यह सच है कि बर्नार्ड ब्रेट ने इसे इस्तेमाल में लाया है, इसने पहली बार इस्तेमाल किया है, लेकिन एकेडमिक सर्कल्स में, इंटरनेशनल लेवल पर, जो अखबारों में, जो जर्नल्स में, जो एकेडमिक सर्कल्स में, इन शॉर्ट इसे अगर पॉपुलर किया है कोल्ड वॉर को, इसे प्रोफेसर वाल्टर लिपमैन ने जो पॉपुलर किया है। तो अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट वेर द काजेज ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर, जो जंग दुनिया ने देखी है, इसके काजेज क्या थे, वो कौन से वजूहात थे जिन्होंने दो सुपर पावर्स को एक दूसरे के मुखालिफ खड़ा करके रखा है, मुखालिफ बनकर उन्होंने खड़ा किया। जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो दो सुपर पावर्स थे जिनके दरमियान हमने कोल्ड वॉर को देखा है, जो सुपर पावर्स हमारे पास थे, जैसे मैंने पहले भी बताया, यूएसए एंड यूएसएसआर, जो इनके दरमियान जो ये कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई, जो कोल्ड वॉर हमने देखा, इसके वजूहात क्या थे, काजेज क्या थे, इसके काजेज ऑफ कोल्ड वॉर, वो क्या थे। तो यहां पर अगर हम डिटेल में जाएंगे, एक्चुअली देयर आर 3 स्कूल्स ऑफ थॉट। हमें डिटेल में यहां पर नहीं जाना है, क्योंकि बच्चों हमें पता है, आप लोगों ने ये यूनिट पढ़ा होगा, उन दिनों क्लासेस होते जा रहे थे, कंडक्ट किए जा रहे थे स्कूल्स में। तो इसलिए मैं एक यहां पर आपको एक रेफरेंस के जरिए, या मैं आपको इसका खाली आउटलाइन दूंगा इनके काजेज के। तो असल में वी आर हैविंग 3 स्कूल्स ऑफ थॉट विद रिगार्ड टू द काजेज ऑफ कोल्ड वॉर। हमारे पास अलग अलग जो मदरसे फिक्रिया है, वो 3 है हमारे पास, जो कहते हैं कि कोल्ड वॉर के काजेज क्या थे। देयर इज वन स्कूल ऑफ थॉट विच इज नोन एज द ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट। ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट जो है, ये कहता है इट इज मोस्टली द वेस्टर्न थॉट,
और इनके ओपिनियन में इट वाज यूएसएसआर एंड द पॉलिसीज ऑफ यूएसएसआर विच वर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोल्ड वॉर। ये जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट कहता है, ये कहता है कि असल में ये यूएसएसआर और उसके वो पॉलिसीज थे, वो नादान पॉलिसियां थी यूएसएसआर की, जिनकी बुनियाद पर दुनिया को कोल्ड वॉर देखना पड़ा। और वो उसमें कहते हैं कि कैसे सोवियत यूनियन ने, कैसे उसने Russian unwillingness to allow democratic elections in the territories liberated from the Nazis। वो कहते हैं कि कैसे सोवियत यूनियन ने उन मुल्कों में इलेक्शन होने नहीं दिए जो जर्मनी से आजाद हुए थे, जो दूसरी जंग अज़ीम में उन जो डिक्टेटर फोर्सेस थे उनसे आजाद हुए थे। या इसके अलावा कैसे रशिया ने बहुत सारे अलग अलग जो काम किए, या ईरान से ये इसने कैसे नकार किया, उसने है ना इनकार किया वहां से चले जाने से, या इसके अलावा भी बहुत सारे पॉलिसीज है। वो कहते हैं असल में इट इज यूएसएसआर विच इज मेनली रेस्पॉन्सिबल, इट इज यूएसएसआर एंड इट इज पॉलिसीज विच आर मेनली रेस्पॉन्सिबल, विच वर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोल्ड वॉर। और इसके अलावा दूसरा एक थॉट है, वो उसको कहते हैं रिविजनिस्ट थॉट, और वो इस ऑर्थोडॉक्स थॉट के बिल्कुल खिलाफ है। वो कहते हैं कि ये यूएसएसआर नहीं बल्कि अमेरिका है, और उसकी वो जो हेजुमोनिक पॉलिसीज थे, उसकी वो जो सुपर पावर, जो उस सुपर पावर स्टेटस था, और उसकी जो यूनिलैटरलिज्म जो अमेरिका का था, उसी की वजह से, या वही वो वजूहात थे जिनकी बुनियाद पर दुनिया को कोल्ड वॉर देखना पड़ा। लेकिन जो तीसरा स्कूल ऑफ थॉट है, मदरसा फिक्रिया, जो तीसरा है वो असल में है, वो हमें पढ़ना है और वो आपने पढ़ा भी होगा। दैट इज ऑब्जेक्टिव स्कूल ऑफ थॉट। ये ऑब्जेक्टिव स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि अगर दुनिया को कोल्ड वॉर देखना पड़ा, कोल्ड वॉर से गुजरना पड़ा, असल में इसमें ना खाली ये जिम्मेदार था ना खाली ये जिम्मेदार था। It was not the one superpower which was mainly responsible for the Cold War, but actually both the superpowers were equally responsible। दोनों सुपर पावर्स जो है, जो उस जमाने के थे, उस जमाने के जो दो सुपर पावर्स थे, ये दोनों ये दोनों जिम्मेदार है, और इनकी जो पॉलिसीज थी उन्हीं की वजह से दुनिया ने कोल्ड वॉर या सरद जंग देखी है, जिसकी वजह से दुनिया को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा। इसमें सबसे पहले कहते हैं कि जो पहला काज है एज पर द ऑब्जेक्टिव स्कूल ऑफ थॉट, इट इज मिसपरसेप्शन। मिसपरसेप्शन जो पहला काज है, अगर हम देखेंगे काजेज ऑफ कोल्ड वॉर, जो पहला काज है एज पर द ऑब्जेक्टिव स्कूल ऑफ थॉट, यह कहता है कि मिसपरसेप्शन क्या है? यह है कि ये जो सुपर पावर है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये जो सुपर पावर है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ये एक दूसरे को गलत राय से देखते थे। इनको लगता था कि ये हमारा दुश्मन है, ये अपने आप को जायज करार देते थे, अपने पॉलिसीज को जायज करार देते थे, और इनके पॉलिसीज को गलत करार देते थे। और यह भी वापस में यही करता था, इसको लगता था कि शायद जो हमारा निजाम है, शायद जो हमारी पॉलिसीज है, वो दुनिया को बेहतर करने के लिए हमने रखी है। दुनिया को हमारी पॉलिसीज बेहतर बनाएंगे, हमारी आइडियोलॉजी बेहतर बनाएगी, इसका जो सिस्टम है, इसकी जो पॉलिसीज है, इसका जो निजाम है, वो दुनिया को तबाह करके रखेगा। तो ये इसको गलत नजरिए से देखते थे, और ये इसको गलत नजरिए से देखते थे। ये गलत नजरिए से देखना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना, एक दूसरे पर शक करना, मैंने आपको पहले कहा एक्चुअली कोल्ड वॉर वाज इट वाज अ रिलेशन which got developed between two superpowers, and it was a relation of mistrust। It was a relation of mistrust। ये एक मिसट्रस्ट की रिलेशन, मिसपरसेप्शन की रिलेशन थी जो दो सुपर पावर्स में डेवलप हुई। तो ये जो दो सुपर पावर्स है, अगर हम देखेंगे, सबसे पहला, सबसे अहम, सबसे खतरनाक या अहम जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट काज of the Cold War, it was misperception, the misperception which the two superpowers were having with regard to each other। ये नंबर सेकंड, जो दूसरा सबसे बड़ा, अगर हम देखेंगे, जो दूसरा सबसे बड़ा जो काज था, it was आइडियोलॉजिकल डिवाइड। आइडियोलॉजिकल
डिवाइड। पहले भी बेटा मैंने आपको कहा कि जो दो सुपर पावर्स, दुनिया के लिए शायद यह बदकिस्मती की बात थी कि जो दो सुपर पावर्स इमर्ज हुए आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड, ये वो दो सुपर पावर्स थी जिनकी जो आइडियोलॉजी क्या है, द वे ऑफ लिविंग, द वे ऑफ लिविंग। आइडियोलॉजी हम किसे कहते हैं? जिंदगी गुजारने की जो सोच होती है। इनको अपनी अलग सोच थी, जो इनकी सोच थी, आइडियोलॉजी, द आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म एसोसिएटेड विद द आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेसी, जो इनकी थी। हां, अगर हम देखेंगे इनकी आइडियोलॉजी दैट वाज बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म, इंडिविजुअल फ्रीडम, दुनिया को कोल्ड वॉर में धकेल दिया। इसने दुनिया को कोल्ड वॉर में, क्योंकि ये कम्युनिज्म, ये है ना, ये स्टेट ओनरशिप, जो प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप, ये दुनिया को उसी निजाम में तश्कील देना चाहते थे जो यूएसएसआर था। इनकी जो आइडियोलॉजी थी, ये दुनिया में कम्युनिज्म कायम करना चाहते थे, ये क्लासलेस सोसाइटी कायम करना चाहते थे, ये स्टेटलेस सोसाइटी कायम करना चाहते थे। हालांकि ये उसमें पूरी तरह से फिर नाकाम रहे। तो लेकिन हम कहते हैं जो ये सुपर पावर्स थे, इनकी जो सोच थी, इनका जो मकसद उसूल जो था कि हम दुनिया में जो कायम करेंगे निजाम, वो इन उसूलों के था। लेकिन जो वो उसूल थे वो इसके खिलाफ थे, क्योंकि जो ये दुनिया कायम करना चाहते थे दुनिया में, वो बिल्कुल अलग थे इस दुनिया से। तीसरा जो सबसे बड़ा और जो इंपॉर्टेंट जो काज जो था कोल्ड वॉर का, इट वाज द वर्ल्ड सुपरमेसी, वर्ल्ड सुपरमेसी, वर्ल्ड सुपरमेसी। ये इंसान के नेचर में है। इट इज इन द नेचर ऑफ द मैन टू गवर्न अदर्स, टू रूल अदर्स। जब इंसान हमेशा चाहता है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो, वो चाहता है मैं औरों पर हुकूमत करूं। यही बुनियाद है, यही सच है एक मुल्क के लिए भी। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ, वहां जो मल्टीपोलर वर्ल्ड था वो सारा खत्म हुआ। ये जो दो सुपर पावर्स इमर्ज हुए, ये जो दो सुपर पावर्स, अब ये चाहते थे, ये सुपर पावर चाहता था इसको खत्म करना और खुद दुनिया का वाहिद सुपर पावर बनना, कि दुनिया में कायम इसे करना था अपना निजाम। और ये जो सुपर पावर था, ये इसको खत्म करना चाहता था। ये चाहता था कि कैसे ये खत्म हो जाए ताकि मैं दुनिया का सोल सुपर पावर बन जाऊं। तो वर्ल्ड सुपरमेसी वाज अनदर काज। और इसके अलावा इट वाज द इकोनॉमिक इंटरेस्ट, द इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। दोनों जो सुपर पावर्स थे, ये चाहते थे कि हम दुनिया में हम ज्यादा से ज्यादा इक्तिसादी फायदा हासिल करें, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को। ये कैसे होता? अगर ये दुनिया में कायम करती अपनी हुकूमत, तो इनका दुनिया के हर एक हिस्से पर अपना एक निजाम कायम होता, इनको वर्ल्ड मार्केट हासिल होता, इनको टेरिटरी हासिल होती, इनको वहां पर अपनी पहुंच, इनको वहां पर इनकी पहुंच वहां पर हो जाती है, तो कायम हो जाती है। तो यहां पर भी ये भी चाहता था दुनिया से ज्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हासिल करना, और ये सुपर पावर भी चाहता था दुनिया में ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हासिल करना। इसके अलावा जो और एक काज है, इट इज फुलटन स्पीच, फुलटन स्पीच, फुलटन स्पीच। फुलटन स्पीच क्या है? ऑन मार्च 5th 1946 द फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल डिलीवर्ड अ स्पीच एट फुलटन, मिसौरी, USA. In his speech, he condemned the Soviet policies. He condemned the Soviet policies and declared them iron curtain. फुलटन स्पीच, असल में फुलटन एक जगह है अमेरिका की एक रियासत में, अमेरिका की एक रियासत है मिसौरी जिसका नाम, उसमें एक जगह है फुलटन। वहां पर जो फॉर्मर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, उसने वहां पर एक खिताब किया, और उस खिताब में चर्चिल ने बहुत ज्यादा मुखालफत की है सोवियत यूनियन की,
और उसने उसको एक कहा कि ये एक गलत निजाम कायम हुआ, उसने उसको गलत के साथ ताबिर किया है। उसने कहा कि ये गलत निजाम कायम हुआ है, हमें इस गलत निजाम को खत्म करना है। और ये जो स्पीच है, ये जो खिताब है, ये भी मानी जाती है कि ये वो इनिशियल जो स्पीचेस में थे जिसमें खुल्लम खुल्ला सोवियत सिस्टम की मुखालफत की गई थी और सोवियत यूनियन को ये सिस्टम हजम नहीं हुआ और उन्होंने ये भी एक काज साबित हुआ है कोल्ड वार का। इसके अलावा इट इज ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन ट्रूमैन डॉक्ट्रिन क्या था? ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, the Truman Doctrine was the name given to the policy which then US President Harry Truman announced on March 12, 1947. अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने एक पॉलिसी का ऐलान किया था 12 मार्च 1947 को। It was a very simple warning clearly made to the USSR, although the name of the country was not mentioned, that the US would intervene to support any nation that was being threatened by takeover by an armed minority. दरअसल क्या हुआ था, अगर हम देखेंगे उस जमाने में जो ग्रीस, टर्की जो मुल्क थे, सोवियत यूनियन कोशिश कर रहा था उन पर अपना निजाम कायम करना, उनको अपनी कॉलोनीज बनाना। तो ट्रूमैन ने एक पॉलिसी का ऐलान किया है कि हम सभी मुल्कों का साथ देंगे और उस मुल्क के खिलाफ जंग करेंगे जो उन मुल्कों पर हमला करेंगे या उनको अपना हिस्सा बनाएंगे। यह भी एक काज है जो रहा है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे मार्शल प्लान भी था। इट वॉज एन इकोनॉमिक प्लान जिसके तहत यह कोशिश की गई थी जो वार टॉर्न इकोनॉमी है उनको कैसे रिबिल्ड किया जाए। तो यह भी एक वजूहत बनी जिसने कोल्ड वार को जन्म दिया है। ये वो सारे काजेज थे जो कोल्ड वार को हमने देखा है, जिन्होंने वजह दी है, जिन्होंने कोल्ड वार को आगे बढ़ने में या इसको जन्म देने में एक अहम रोल अदा किया है। स्टूडेंट्स, फॉर एनी क्वेरी, अगर आपका क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हो और मेरा ईमेल एड्रेस है masoodalimeer@yahoo.co.in। मैं यहां पर लिखूंगा MASOODALIMIR, masoodalimeer@yahoo.co.in। शुक्रिया, थैंक यू।